तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हम मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखना चाहते हैं बच्चों। तो मैंने कहा कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, एक सिस्टम है जिसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। तो सिस्टम को दिखाने के लिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इसमें कई सारे पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल्स में आपको कुछ इस तरीके से दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। कोई इस तरीके से कई सारे पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे पार्टिकल नंबर 1 कह दिया, ये पार्टिकल 2 है, ये पार्टिकल 3 है, ये nth पार्टिकल हो गया। nth पार्टिकल की पोजीशन थोड़ी और चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए nth पार्टिकल कुछ यहाँ है, ये nth पार्टिकल है। पार्टिकल 1 का जो मास है वो मैंने कह दिया आपका m1 है। पार्टिकल 2 का जो मास है वो m2 है। पार्टिकल 3 का जो मास है m3 है। इसी तरीके से nth का जो मास है mn है। पार्टिकल n का जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों, वो पोजीशन वेक्टर rn दे दिया उसका नाम। पार्टिकल n का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो है, ये आपका कुछ इस तरीके से था। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर है वो कह दिया rn, ये r1, ये r3, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर है। मासेस हैं, r2 का बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अगर कहूँ कि भाई सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसे मैंने कहा RCM है। तो ये RCM वेक्टर का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। RCM वेक्टर बराबर होता है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 और इसी तरीके से mn rn पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मासेस, दैट इज m1 m2 m3 mn तक। अब RCM को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन I is ranging from 1 to n mi ri divided by summation I is 1 to n small mi। अगर मैं कह दूं कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज कैपिटल M, तो इट कैन बी रिटन एज mi ri डिवीजन में कैपिटल M and I 1 to n, that is the position vector of this system, of the center of mass of the system। तो अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहा, इसे इक्वेशन 2 कहा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं इक्वेशन 1 का, मासेस तो कांस्टेंट है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपका जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव कर रहे हैं। मान लीजिए nth पार्टिकल स्पेस में vn वेलोसिटी से चल रहा है, फर्स्ट पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर है, आपका थर्ड पार्टिकल का कोई वेलोसिटी वेक्टर vn वेक्टर है, और सेंटर ऑफ मास भी किसी वेलोसिटी से चल रहा है, उसको हमने कह दिया vcm वेक्टर। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर मिलेगा, विच इज ऑल्सो नोन एज द वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे डी आर वेक्टर सी एम बाई डी टी इज इक्वल टू m1 कांस्टेंट है, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर ही रहेगा, प्लस m2 डी आर टू वेक्टर बाई डी टी प्लस m3 डी आर थ्री वेक्टर डिवाइडेड बाई डी टी, एंड दैट इज mn drn vector divided by dt and total mass capital M। अगर हम देखें तो ये डिफरेंशिएशन मेरे से कहता है कि दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, विच इज ऑल्सो नोन एज वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अगर देखें डी आर वन बाई डी टी,
It is the rate of change of position vector of the first particle, which is the velocity of the first particle. It is v1 vector. इसी तरीके से m2 v2 वेक्टर और mn vn वेक्टर डिवाइडेड बाय द टोटल मास। तो आप देखें तो m1 v1 को आप ध्यान से देखें, ये मोमेंटम हो गया फर्स्ट पार्टिकल का। m2 v2 को ध्यान से देखें तो ये मोमेंटम हो गया सेकंड पार्टिकल का। mn vn इसी तरीके से मोमेंटम हो गया nth पार्टिकल का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं p1 प्लस p2 एंड pn वेक्टर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हुआ, इसको थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। तो पहले देखते हैं कि ये p1 प्लस p2 प्लस p3 वेक्टर, इसी तरीके से जो n ये मोमेंटम है, इनका सम करें तो क्या मिला? ये मिला p सिस्टम, यानी कि p सिस्टम टोटल। इट इज द टोटल p सिस्टम टोटल क्या है? p सिस्टम टोटल वेक्टर जो है, व्हाट इज दिस? दिस इज द नेट लीनियर मोमेंटम of the system. It is the net linear momentum of the system. ये linear momentum है net। तो अब VCM वेक्टर को हम लिख सकते हैं P सिस्टम टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं VCM को हमने एक ये समझा, दूसरे तरीके से अभी जो लिखा था पहले उसी को फिर से देखते हैं। लिखा था m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर, mn vn वेक्टर divided by the total mass. Now what will happen if I differentiate this equation again? That is dVCM by dt, and it is m1 dv1 by dt plus m2 dv2 by dt plus n3 dv3 by dt mn dvn by dt divided by capital N. dv1 by dt is the rate of change of velocity of the first particle, which is also known as acceleration of the first particle. That is m2a2, that is m3a3 and mnan divided by the capital N. What is m1a1? We know from the Newton's second law, the F net, the total external force acting on a body is equal to its mass into acceleration of the object. So m1a1 is the total external force acting on the first particle. So we can write like this: F1 plus F2 and Fn divided by capital N. So acceleration of the center of mass is equal to the sum of all forces acting, all the external forces acting on the particles, on the system, we can say, or on the system, divided by the mass of the system. फिर से लिख देता हूँ इक्वेशन यहाँ पर, ACM वेक्टर is equal to F1 वेक्टर plus F2 वेक्टर Fn divided by capital N. It is the sum of all forces acting on the system divided by total mass of the system. So it can also written as F net divided by N, and ACM is like this. Mass of the system.
अब कुछ चीज़ों को और डिटेल में जानते हैं एक एक करके। अगर मैं कहता हूँ कि सिस्टम पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स 0, इफ एफ नेट एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम एंड इट इज 0, नल वेक्टर कह दूँ मैं, तब क्या होगा? तब आपका एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास 0 है, से दो बातें समझ में आएंगी। क्या दो बातें पॉसिबल है? या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या मैं कहूँ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास का, या तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, या फिर आपका सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। द सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, इज मूविंग with the constant velocity. This is called static equilibrium of the center of mass, and this is called dynamic equilibrium of the center of mass. तो ये पॉइंट समझ में आया कि भाई अगर if the net external force on the system is 0, then center of mass may be at rest or it is moving with a constant velocity. अगर किसी ऑब्जेक्ट, अब इसको मैंने केस 1 कह दिया, इसको मैंने केस 2 कह दिया, तो क्या है इन दोनों केसेस से रिजल्ट, ये देखना चाहते हैं। केस 1 लेते हैं कि आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है और इनिशियली सेंटर ऑफ मास, या इस बात को और ये भी कह सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, कि एफ एक्सटर्नल ऑन दिस सिस्टम, एफ नेट एक्सटर्नल ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल टू 0 एंड center of mass is at rest, initially is at rest. आपका अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सेंटर ऑफ मास जो है इनिशियली रेस्ट पे था, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, तो आपका RCM में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं, क्या समझेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे dVCM by dt is equal to 0, that is the ACM is equal to 0, so it is dVCM by dt is equal to 0, and if it is 0 तो VCM either constant, और हमारा क्या लिखा है, CM is at rest, CM is at rest initially, तो इस बात का मतलब क्या है, आपका VCM कांस्टेंट भी है और जो कि 0 के बराबर है। अगर VCM 0 तो DRCM बाई DT इज इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ RCM इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो इफ there is no external force on this system, if there is no external force on this system and center of mass of the system is initially at rest, then it must remain at the same position. The position of center of mass does not change by the internal forces. We can say also this statement. ठीक है बच्चों, बताइए। अब देखते हैं सेकंड केस कि सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है। इस बात से हमें ये समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी 0 होगा, जिस बात से हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। और इनिशियली सेंटर ऑफ मास किसी वेलोसिटी v से चल रहा है, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा यही रहेगी। तो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, in that case the velocity of center of mass does not change. If there is no external force on the system, इस बात को लिख लेते हैं। System then and center of mass is
moving with some velocity, then its velocity will not change with the time, or it remains same. Another important point regarding center of mass. ठीक है, टू बॉडीज, अब ये हमने मल्टी सिस्टम की बात करी, हमें यहाँ पे समझ में आया कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास का ना तो एक्सेलरेशन चेंज होता, ना वेलोसिटी चेंज होती, ना पोजीशन। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वेलोसिटी और आपकी तभी चेंज हो सकती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास रिमेन सेम इफ इट इज एट रेस्ट इनिशियली। तो इस बात से ऊपर बेस्ड कई क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी धीरे धीरे करके समझेंगे। उससे पहले कुछ और बातों को और डिस्कशन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जब हमें मल्टी डायमेंशनल मतलब मल्टी पार्टिकल सिस्टम पढ़ना हो, सिंगल पार्टिकल सिस्टम अभी तक हमने जितने भी स्टडी करी थी, हमने जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा, हमने चाहे काइनेमेटिक्स पढ़ी, सब जगह हम सिंगल पार्टिकल सिस्टम समझ रहे थे, हम एक्सटेंडेड बॉडी को कंसिडर नहीं कर रहे थे। पर जब हम एक्सटेंडेड बॉडी को कंसिडर करते हैं तो उस केस में हम एक्सटेंडेड बॉडी के सभी पार्टिकल को नहीं कंसिडर करते, हम केवल उसके सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पर जितनी वेलोसिटीज वगैरह हैं सब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन या सेंटर ऑफ मास के मोमेंटम या उसके पोजीशन वेक्टर पे बात होती है आपकी मैनी पार्टिकल सिस्टम में। टू बॉडी सिस्टम देखते हैं, टू पार्टिकल सिस्टम। इसके ऊपर बेस्ड कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती हैं, कई सारी प्रॉब्लम टू पार्टिकल सिस्टम पर हमें देखने को मिल जाती है। मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसका मास m1 है और दूसरा पार्टिकल है, इसका मास m2 है। इनके अंदर म्यूचुअली इंटरेक्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब केवल इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम पे, बाहर पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया। तो इनका जो, मान लीजिए इन म्यूचुअल फोर्सेस की वजह से इस पार्टिकल m1 का डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r1 होता है, तो इस m2 का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डेल्टा r2 होता है। तो हमें इस डेल्टा r1 और डेल्टा r2 में क्या रिलेशन है ये फाइंड करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया और इन सिस्टम पे मान लीजिए इनके इंटरनल फोर्सेस की वजह से पार्टिकल m1 डेल्टा r1 डिस्प्लेस हुआ, पार्टिकल m2 डेल्टा r2 डिस्प्लेस हुआ। तो इन डेल्टा r1 और डेल्टा r2 में क्या रिलेशन होगा ये देखना चाहते हैं। तो हमें पता है under the action of internal forces the position of the center of mass does not changes if it is initially at rest definitely। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि डेल्टा RCM दैट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास मस्ट बी जीरो। बात बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। एंड दिस m इज इन मल्टीप्लिकेशन गया तो जीरो हो गया। तो यहाँ से लिखते हैं, देखिए m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 इज इक्वल टू ज़ीरो। और हमें यहाँ पे रिलेशन मिल जाता है r1 एंड r2 के बीच में, तो डेल्टा r2 और r1 के बीच में, तो डेल्टा r2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 डेल्टा r1 डिवाइडेड बाई m2, दैट इज द रिलेशन।
अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका हम अभी डिस्कशन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन आ गया आपके सामने, तो एक बार ट्राई कीजिएगा। ओके, बी 1 सेंटीमीटर। कुछ ऐसे आना चाहिए, बाकी लोग भी ट्राई करें, यही आना चाहिए। पहली बॉडी का 10 kg मास है, द फर्स्ट बॉडी 2 तो 10, हाँ 1 आएगा, बिल्कुल सही है दीपक। हाँ धक्का मारो जोर से, सारा एक बार अंदर से खोल देगा। क्या बेटे? बी। ओके, सात्विक आपका आया आंसर। चलो देख लेते हैं, मैं सॉल्व कर देता हूँ, देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं एक बार, जिनका नहीं हुआ है वो देख लें, अगर किसी का लगता हो तो क्लियर बच्चों, किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन देखें, एक प्लैंक है जिसके मास कैपिटल एम है, लेंथ आपकी कैपिटल एल है, ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, इसके ऊपर एक प्राणी, ये प्राणी खड़ा हुआ है, ये जो प्राणी, ये प्लैंक की जो ऊपर वाली सरफेस है ये रफ है, नीचे वाली स्मूथ है, ऊपर वाली रफ है, यानी कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। आपका ये स्मॉल एम एस मास का प्राणी, ये इस प्लैंक के ऊपर कैपिटल एल चल जाता है, तो आपको बताना है व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर। क्वेश्चन वेरी सिंपल है कि जब ये आपका स्मॉल एम मास वाला जो प्राणी है इस पे पूरा इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच जाता है, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर, क्या होगा, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार सोचिए कि क्या होगा, क्या गिवन है, कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा स्मॉल एम, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मैंने कैपिटल एम को फर्स्ट बॉडी कह दिया और स्मॉल एम को सेकंड बॉडी कह दिया, तो जो सेकंड बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा कैपिटल एल, दैट इज पॉजिटिव, इट इज द डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट बॉडी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेकंड बॉडी विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट बॉडी इज कैपिटल एल। ठीक है, मैंने कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट बॉडी का, उसको मैंने मान लिया डेल्टा x1, यानी कि प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा x2 माना मेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पर। अब डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1 इज कैपिटल L, that is the displacement of the second body with respect to the first body is capital L.
सो डेल्टा x2 इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा x1, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो रिमेन सेम रहेगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिमेन सेम रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो इसी चीज का यूज करते हैं और लिखते हैं। तो हमने लिखा यहां पर m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0। डेल्टा x1 प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है, और प्लैंक का जो मास है वो तो कैपिटल M है। ठीक है, डेल्टा x2 मैन का डिस्प्लेसमेंट है जो कि पॉजिटिव है, तो m2 और ये हो जाता है आपका L प्लस डेल्टा x1 इज इक्वल टू 0। कैपिटल M डेल्टा x1 प्लस M डेल्टा x1 प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू, ये 0 हो जाता है। डेल्टा x1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर आ जाता है m प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू माइनस का ml, एंड डेल्टा x1 इज इक्वल टू आ जाता है माइनस ml डिवाइडेड बाई कैपिटल M स्मॉल m, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, नॉट द मैन। पर हमें देखना किसका डिस्प्लेसमेंट है, मैन का। तो हम इक्वेशन इस वाली का यूज करेंगे, ये जो इक्वेशन है डेल्टा x2 फाइंड करना है, तो डेल्टा x2 के लिए डेल्टा x1 की वैल्यू रख देते हैं। तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे डेल्टा x2 में, तो हमें मिलेगा L माइनस एम एल कैपिटल M माइनस स्मॉल m। जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल M बाई एल इंटू एल डिवाइडेड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल M। तो आप देखें कि इससे हमें क्या समझ में आया, पहले डेल्टा x1 को देखें तो हमें समझ में आया कि जब मैन आपका इधर गया तो प्लैंक आपका इधर गया, डेफिनेटली इधर जाना ही पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन उसे सेम रखनी है, इस वजह से डेफिनेटली उसको अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। बात ठीक है, पर इस टाइप के क्वेश्चन करने की क्या कोई शॉर्ट ट्रिक भी अवेलेबल है? बिल्कुल है। देखिए, अगर प्लैंक के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो दूसरी बॉडी का मास लो, उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लो और टोटल मास से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा। अगर आपको मैन का डिस्प्लेसमेंट बताना हो तो दूसरी बॉडी क्या बन जाती है आपकी, कैपिटल M, उसका मास लो, उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो कि अगेन कैपिटल L ही होगा, डिवाइडेड बाई टोटल मास से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो ये ट्रिक है, ये ट्रिक हर जगह वैलिड है, हर जगह वैलिड। आपका किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो ये ट्रिक आपकी वैलिड है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आती है। ये कैपिटल M मास का इंक्लाइन प्लेन जो है एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, ये स्मूथ है, और यहाँ पर जितने भी सरफेसेस हैं ये स्मूथ है और ये फ्री टू मूव है। h हाइट से स्मॉल m मास का ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड करने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जब ये स्मॉल m मास का ब्लॉक यह इंक्लाइंड प्लेन पे एंड पे पहुंचेगा तो बताना ये है हमको कि आपके कैपिटल M का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कैपिटल M का, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जानना चाहते हैं। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M मास, ये देखना चाहते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, बेसिक है, इंटरेस्टिंग है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमको, क्वेश्चन में गिवन है कि भाई सारी सरफेसेस स्मूथ हैं और जो आपके सारे ब्लॉक्स हैं इंक्लाइंड प्लेन है ये फ्री टू मूव है, सब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्मॉल m मास का जब ब्लॉक एकदम एंड पे पहुंच जाएगा तो आपको बताना ये है कि कैपिटल M जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है ये कितना हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ होगा। अगर ऑब्जर्व करें तो सिस्टम पर ग्रेविटी लग रही है, ग्रेविटी तो डाउनवर्ड लगती है, तो सिस्टम पर अगर आप कहें कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, बात गलत हो जाएगी। तो सही बात क्या होगी, सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लगती है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये बात समझ में आती है कि जो सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, उसके एक्स कोऑर्डिनेट में चेंज कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया था, उस शॉर्टकट से देखिए कितनी जल्दी आंसर आ जाएगा। मैंने बताया था कि जिसका भी आपको डिस्प्लेसमेंट देखना हो, हम देखना चाहते हैं कैपिटल एम का, तो जिसका भी डिस्प्लेसमेंट देखना हो तो दूसरी बॉडी का मास ले लेते हैं, दूसरी बॉडी का मास ले लिया। अब पहली बॉडी जो है आपकी, ये दूसरी बॉडी जो है, रिलेटिवली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी स्लाइड करी, तो ये भाई एच नीचे गिरी तो रिलेटिवली इतनी स्लाइड करी होगी, जो कि हो जाता है एच कॉट थीटा। तो उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट लिख लें, एच कॉट थीटा हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल मास लिख लें सिस्टम का, और ये आ जाता है आपके कैपिटल एम मास का डिस्प्लेसमेंट। तो जो कि एकदम शॉर्टकट से इस तरीके से हो जाएगा, कभी भी आपके पास मेंस में प्रॉब्लम आए आप इस तरीके से कर सकते हैं।